अब हम खाद के बारे में जानेंगे। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। खाद दो प्रकार की होती है, जैविक खाद और रासायनिक खाद। बच्चों, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। प्राचीन काल में भी मिट्टी की उपज शक्ति बढ़ाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि पौधा या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यह तरीका आजकल भी इस्तेमाल किया जाता है। यह खाद भूमि के गठन में सुधार करती है और पानी को सोख कर रखने की समर्था को भी बढ़ाती है। लेकिन ज्यादातर जैविक खाद की जगह आजकल रासायनिक खाद को इस्तेमाल किया जा रहा है। रासायनिक खाद कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। इन खादों का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके का अर्थ है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। यह सभी मशहूर खादें हैं। इसके उपयोग से बहुत सी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त हुई है और किसान को बहुत फायदा हुआ है और इससे हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल जरूरत से अधिक करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है और तो और यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। बच्चों, अब हम जैविक खाद के लाभ देखेंगे। इससे मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। बच्चों, खाद मिलाने के बाद अब समय है सिंचाई का। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देने को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई के क्या लाभ हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, यह बीजों के अंकुरण में सहायता करती है। दूसरा, फसलों को पाले एवं गर्म हवा से बचाती है। मिट्टी में नमी को बनाए रखती है। अब जान लेते हैं सिंचाई के स्रोत के बारे में। सबसे पहले कुआं। इसी प्रकार जलकूप, तालाब, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि सभी सिंचाई के स्रोत हैं। अब सिंचाई किस प्रकार से की जाए, उसके तरीके क्या हैं? तो इसमें कुछ तो पारंपरिक तरीके हैं और कुछ आधुनिक तरीके हैं। सबसे पहले हम पारंपरिक तरीकों के बारे में जान लेते हैं। पारंपरिक तरीकों में मोट या घिरनी का उपयोग, चेन पंप का उपयोग, ढेकली का उपयोग और रहट का उपयोग किया जाता है। आजकल आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल भी किसान कर रहे हैं, जैसे कि छिड़काव तंत्र, और दूसरा ट्रिप तंत्र। इससे पानी की बचत भी हो जाती है। बच्चों, सिंचाई करने के बाद खरपतवार से सुरक्षा बहुत जरूरी है।
अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं। इन फालतू अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसानों द्वारा विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो नामक यंत्र से किया जाता है। आप देख पा रहे हैं निराई करता हुआ एक किसान। खरपतवार हटाने को ही निराई करना कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार फसलों के साथ जल, पोषक जगह और प्रकाश की प्राप्ति के लिए मुकाबला करती है। फसलों की कटाई के समय बाधा डालती है। कुछ खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी होते हैं। खरपतवार हटाने के ढंग: हाथ से उखाड़ना, सीड ड्रिल की सहायता से इन्हें हटाना, जुताई करना, कुछ रसायनों का इस्तेमाल 2,4-D और बूटाक्लोर इत्यादि का। इसके पश्चात आती है कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाती है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। अब हम जान लेते हैं कि कटाई के लिए कौन कौन से औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर कटाई के लिए दरांती का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल हार्वेस्टर का उपयोग किया जाने लगा है। इसके बाद हम जानकारी लेंगे थ्रेशिंग। काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करना होता है। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग के औजार कंबाइन या फिर खुद से फटक कर भूसे में से अनाज को अलग किया जाता है। इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, अब आप कटाई पर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो आप पहले से ही कटाई पर्वों के बारे में जानते ही हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि कटाई पर्व कौन कौन से हैं? हाँ, बिल्कुल सही। पंजाब में बैसाखी, तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में बिहू और केरल में ओणम। फसल की कटाई के पश्चात जो अगला चरण है वह है फसल का भंडारण। कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए फसलों का उचित भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम जानेंगे कि भंडारण के तरीके कौन कौन से हैं। यदि भंडारण छोटे पैमाने पर किया जाना हो तो यह घरों में किया जा सकता है, जैसा कि हम करते हैं। घरों में धातु के बड़े पात्र या जूट की बोरी में इसे भर के रख लेते हैं। परंतु यदि इसे बड़े पैमाने पर किया जाना हो तो इसे साइलों या भंडार गृहों में रखा जाता है। फसलों को खराब होने से बचाने के ढंग। तो बच्चों, घर पर हम आमतौर पर ऐसा करते भी हैं। अगर आपने फसल को भंडारित किया है तो आप उसमें नीम के सूखे पत्ते या सल्फास की गोलियां डालते हैं।